गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड स्टेट का जनरल बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस। आज का हमारा लेक्चर सॉलिड स्टेट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कह सकें कि सॉलिड स्टेट का जो बेसिक पोर्शन है वो आज से शुरू होगा। क्लियर? अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाता है तो आई प्रॉमिस कि जब तक ये सारा सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तब तक आप इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, तो देखिए, हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें तो आपको हमारे वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन इस वीडियो चैप्टर के सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएँ और आप ये चैप्टर ईजिली रिकवर कर पाएँ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्वेश्चन आता है क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? तो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ लैटिस। लैटिस क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जो भी सॉलिड क्रिस्टल को बनाने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट। 3D का मतलब होता है अगर मैंने पार्टिकल्स को अरेंज किया है तो उसको x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, 3D डायरेक्शन में उसको अरेंज करना है, तब हमारे सामने क्रिस्टल लैटिस बनेगा। इसकी एक और डिफाइन कर सकते हैं हम डेफिनेशन, क्या? 3D रेगुलर अरेंजमेंट, 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। ओके, जो भी लैटिस पॉइंट होता है इनका 3D रेगुलर अरेंजमेंट भी क्या कहलाएगा? लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अभी लैटिस पॉइंट होता क्या है देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जब भी हम एटम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक स्फेयर बनाते हैं और इसके सेंटर में एक डॉट बनाते हैं, जो किसे रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी हम इस चैप्टर में क्रिस्टल बनाएंगे, यूनिट सेल्स बनाएंगे, उसके लिए हम ओनली इस डॉट को यूज़ में लेंगे, जिससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है? इस डॉट का मतलब है कि मैंने एक एटम बनाया है यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं एक लैटिस बनाने वाली हूँ। क्लियर? देखिए, अच्छा, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट आपने इस तरह से क्यों किया है? एक लेयर उसके बीच में सेंटर में क्यों रखा? सेकंड लेयर को आपने ऐसे क्यों नहीं किया, एक के नीचे एक? आप खुद अपनी नोटबुक में बनाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे आप इस तरह से बनाओगे और इसका बना के भी देख लीजिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो मिला है आपको, एक्चुअली इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होता है। ये जो इंटर आयनिक स्पेस है बहुत कम है, और इधर देखिए बहुत ज़्यादा। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सॉलिड तभी ज़्यादा स्टेबल होगा जबकि एटम्स के बीच का जो इंटर आयनिक स्पेस होता है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने स्टेबिलिटी देने के लिए इस तरह का लैटिस बनाया, वो ज़्यादा स्टेबल लैटिस बनता है। क्लियर? ये बेसिक सा पॉइंट था एक। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका जो एक सिंपल सा पॉइंट होता है इसको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। इन लैटिस पॉइंट का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब हमने किया तो हमारे सामने क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं
जब मैं इन्हें आपस में अरेंज करूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्रिस्टल लैटिस हैं, जब मैं इन्हें अरेंज करूं, देखिए सभी आप, ठीक है, इसका ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट बना है इसको मैंने नाम दिया है यूनिट सेल। ये एक नहीं है, खूब सारी है। देखिए मैं एक और पास में बनाती हूँ इसके, ये देखिए, ये 2 बन गई। ऐसे मैं इसके इधर भी बना सकती हूँ, नीचे भी बना सकती हूँ, ऊपर भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो यूनिट सेल होती है क्या होती है, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम रेगुलर 3D में अरेंजमेंट करवा के अगर अरेंज करते हैं तो हमारे सामने क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार होता है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये वॉल है, ये दीवार है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दीवार का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, इस दीवार का यूनिट सेल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? इस दीवार का यूनिट सेल होगा एक पत्थर, एक ब्रिक। उसको जब हम 3D में अरेंजमेंट किया, एक लेयर बनाई, फिर उसके बाद एक लेयर ऊपर बनाई, फिर पीछे भी बनाई, फिर आगे भी बनाई, तो हमें क्या मिली? एक वॉल मिली, एक दीवार मिली। क्लियर है? अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की यूनिट सेल क्या होती है? एक सेल होती है, क्योंकि सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यूज मिलके आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी। तो पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी की यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सेल। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह से अगर आपको बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनाना है तो आपको यूनिट सेल चाहिए। उस यूनिट सेल का रिपीटेशन करेंगे हम। 3D का मतलब क्या है? हमने रेगुलर जमा दिए इस वे में, पीछे भी हम जमाएंगे और ऊपर भी हम जमाएंगे। क्लियर? बहुत सारी यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हुआ? अब यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? यूनिट सेल क्या है? अपने आप को यूनिट सेल बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्या करती है? अरेंज करती है, या फिर अपने आप को रिपीट करती है, जिससे आपको क्या मिले? क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया आपको? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो हेडिंग डालिए यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए वैसे तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, आगे जब आप पढ़ोगे तब इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब एक साथ ही पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत है, क्लासिफिकेशन दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा क्लासीफाई कर दिया। तो देखिए प्रिमिटिव में सबसे आएगी कौन सी आपकी आएगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो क्यूबिक मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हम सबसे सिंपलेस्ट जो पढ़ते हैं वो क्यूबिक पढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्यूब्स देखे होंगे हमारे घर में, जो छोटे बेबीज़ क्यूब्स खेलते हैं, वो इसी टाइप का क्यूबिक लैटिस होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल होता है क्यूबिक का, इसलिए हम जितनी भी यूनिट सेल पढ़ेंगे वो क्यूबिक की पढ़ेंगे। क्लियर? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें हम पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल वे में बोलते हैं FCC। देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम कहेंगे BCC। एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ECC। देखिए इसमें क्या होता है, क्यूबिक हमने क्यों लिया मैं आपको सिंपल सा एक बता देती हूँ। जो भी क्यूब होता है या फिर हमको बोले क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसमें क्या होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी
इक्वल होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए मैं एक यूनिट ये आपका यूनिट सेल है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको इस पार्ट को जो है अलग से आइडेंटिफाई करके बनाऊँ, इधर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर है। ये देखिए अगर इसको मैं और आगे बढ़ाती हूँ, ये आगे तो बढ़ जाएगा, है ना। इसका एक पार्ट हमने लेके क्या बनाया है, यूनिट सेल बनाइए। क्लियर है। तो देखिए मैंने सोचा कि ये जो पॉइंट होता है ये मैंने बना के एक यूनिट सेल बनाई है। तो ये जो होता है एक्स डायरेक्शन में, इसकी क्या होती है ए और इसकी क्या होती है बी लेंथ और इसकी क्या होती है सी। ये जो इनकी लेंथ होती है, ठीक है, क्यूब में क्या होता है, इन लेंथ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, और इस तीनों ही क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होती है क्यूबिक यूनिट सेल में। दूसरा पैरामीटर होता है आपका, इनके कुछ बॉन्ड एंगल्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है ये भी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होती है, इक्वल होती है, वो भी कितनी होती है 90 डिग्री। तो क्या होता है हमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है, यहाँ पे सब कुछ इक्वल है, इसीलिए ए बी और सी इनके तीनों की लेंथ को इक्वल मान के चलो, क्योंकि आगे जब हम करेंगे बहुत सारा कैलकुलेशन पार्ट है तो उसमें हमें क्यूबिक ही लेना पड़ेगा, वेरिएशन नहीं मांगता वहाँ पे इक्विलिटी होगी तभी आप ज़्यादा डेरिवेशन इजीली कर पाओगे। क्लियर है। इसीलिए आपको क्या करना है, क्यूबिक ही लेना है, ठीक है। वैसे 7 टाइप्स के होते हैं सारे यूनिट सेल, 7 टाइप की होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा 7 टाइप समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप क्यूबिक का समझ गए। क्लियर। ओके, वापस आते हैं हमारे यूनिट सेल पे। ये बना लिया आपने। ओके, 1-1 करके हम पढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहले पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। देखिए सिंपल को हम प्रिमिटिव या सिंपल बोलो चाहे प्रिमिटिव बोलो, एक ही वर्ड है। क्लियर है। क्या होता है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक यूनिट सेल बना रही हूँ यहाँ पर, ये है आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आप कह सकते हो। इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ऑन ईच कॉर्नर। ओके, यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, सिंपल में कैसा होगा, ओनली एट कॉर्नर्स। कितना होगा, ओनली कॉर्नर्स पे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने ये बनाया, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, एक पूरा एटम है, इधर भी मेरे पास पूरा एटम है। क्लियर है। अब देखिए एटम का मतलब क्या होगा, एक स्फेयर होगा। जितना ज़्यादा आपका इधर देखिए, यहाँ आपका जितना ज़्यादा इमेजिनेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। आप जिस भी रूम में बैठ के स्टडी करो उसी रूम को इमेज कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप सिंपल सा इमेज कीजिए, ये मेरे पास एक रूम है, इसको मैं क्यूबिक यूनिट सेल मान लेती हूँ, मान लिया। अब इसका एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर को पकड़ो, एक बड़ी सी बॉल जैसे फुटबॉल होती है उसको अरेंज करो। आप खुद इमेज कीजिए कि वो जो एक फुटबॉल है वो टोटल कितनी यूनिट सेल का पार्टिसिपेंट कर रही है। समझ में आया। अगर मैं इस कॉर्नर में किस तरह से रखना है कि इसका जो सेंटर पॉइंट हो कॉर्नर पे हो, उस बॉल का सेंटर पॉइंट उस कॉर्नर को टच करे, और यहाँ पर और कितनी यूनिट सेल का अरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने वहाँ पे एक कॉर्नर लगाया तो एक ये मेरे पास है, ये रूम है मेरे पास, इसके पास एक रूम और हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रूम है, देखिए मैं इस हाफ की बात कर रही हूँ अभी,
जैसे ये मेरे पास हाफ पोर्शन है अभी तक किसी एटम का, हाफ पोर्शन है। जैसा कि मैंने आपको लैटिस में समझाया था यूनिट सेल, इसके पास एक और यूनिट सेल बना सकती हूँ मैं जिसमें ये कंबाइन करेगा। आप तो सिंपल सा ये समझे कि ये रूम है, इस रूम के पास में एक और रूम बना सकती हूँ। इस तरफ एक रूम इसके पीछे बन सकता है और एक रूम इसके पास वाले के पीछे बन सकता है। समझ में आ रहा है? ये जो बॉल का आधा हिस्सा है, ये जो बॉल का आधा हिस्सा है, इस यूनिट सेल के पास में एक और यूनिट सेल बन जाएगी। ठीक है, इसके पीछे 2 यूनिट सेल और आ जाएगी पास में, तो क्या होगा, इसका सिर्फ हाफ पोर्शन कवर होगा। इसी तरह से 4 रूम में ऊपर और बना सकती हूँ, तब कहीं जाके वो बॉल पूरी कवर अप होगी। इसका मतलब जो एक एटम है आपके कॉर्नर पे, वो टोटल कितनी यूनिट सेल को कवर अप कर रहा है? 8 यूनिट सेल्स को। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो एक यूनिट सेल को कितना डोनेशन देगा, एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो आपके 8 यूनिट सेल्स है, 8 यूनिट सेल कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम को, कॉर्नर वाले को। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है कि 1 यूनिट सेल अपना कितना 1 यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एटम, तो आप क्या कहोगे 1/8। ये समझ में आया आपको कि जो एक कॉर्नर पे वो एक जो एटम है वो एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करी, 1/8 पार्ट। समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कि टोटल कितने, एक का हमने निकाल लिया तो जितना एक का होगा वही दूसरे का होगा, तो टोटल कितने एटम्स है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक का 1/8 है तो 8 का कितना होगा, 1/8 इंटू 8, तो कितना होगा 1। समझ में आया? ये आपको सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन अच्छी करनी है आपकी और आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपको एटम्स का कंट्रीब्यूशन पूछे तो आप बोलोगे 1। कैसा आया आपको अच्छे से पता है। दूसरी कौन सी आएगी आपकी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा, आज की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई तो कभी भी आगे दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। देखो बनाते कैसे वो भी आप देख लो। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है फेस सेंटर्ड। ठीक है, पहला आपको याद रखना है कि फेस सेंटर्ड जो होता है उसमें कहाँ का अरेंजमेंट होगा, 8 ईच कॉर्नर्स प्लस ईच फेस, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर अरेंजमेंट बनाते हैं हम। कॉर्नर वाली तो कोई दिक्कत नहीं आई हमको, क्योंकि हमने निकाल भी लिया है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो हमने निकाला। अब कॉर्नर के अलावा क्यूब है, क्यूब में फेसेस यानी फलक कितनी होती है, आप इस रूम को देखिए। एक तो ये फेस हो गई पूरी जिस पे हम काम कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 तो ये हो गई, 5 एंड 6 फेसेस होते हैं आपके एक क्यूब के अंदर। और हर क्यूब के कहाँ पर है, लिख लीजिए आप, ईच फेस सेंटर। फेस सेंटर में भी ये वाला ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया आपको? फेस सेंटर में कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो हो गई, लेकिन हर फेस के सेंटर पे भी होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कॉर्नर की तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारा। एटम्स अरेंजमेंट, एटम्स कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है, एटम्स कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 कॉर्नर्स पे आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैंने अभी बताया आपको। हम निकालेंगे 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें समझना है फेस सेंटर्ड। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक बॉल है, और अगर मैं इस दीवार के अंदर बीच में सेंटर में कर दूं, ठीक है, मतलब ये जो दीवार है इसमें सेंटर होना चाहिए, इसका दीवार के बिल्कुल सेंटर में इस एटम का सेंटर होना चाहिए। अगर मैं इस स्फेयर बॉल को इस दीवार के एकदम सेंटर में सिचुएटेड कर दूं तो ये कितनी यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगी आपको पता है, एक यूनिट सेल ये, जिसमें इस एटम का हाफ पार्ट रह जाएगा, और हाफ पार्ट क्या होगा इसके पास वाले रूम में,
यानी कितनी यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगी, 2 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं फेस की बात करूं, ईच फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगी। देखिए एक यूनिट सेल को कितना दे रही, 1/2 एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट सेल को। इस तरह से कितने एटम है फेस पे, 6, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल एटम कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 + 1 = 4। ये आपको याद रखना है। अगर अब आपसे ये पूछे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होगा 4। कैसे हुआ, समझ में आ गया आपको, क्लियर। नेक्स्ट यूनिट सेल है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ा सा नाम से आइडेंटिफाई कर लो, बॉडी सेंटर है मतलब एक आपकी क्या होगी, बॉडी के सेंटर में। बना लेते हैं हम, देखते हैं कैसे बनेगी। ये आपकी यूनिट सेल है, एज यूजुअल कॉर्नर्स पे तो है ही आपके एटम्स अरेंज्ड। ठीक है, और क्या होगी, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर, बॉडी का मतलब यूनिट सेल से कि इस रूम की एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, मैं बना देती हूँ यहाँ पर, एकदम सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, बॉडी के सेंटर में। तो यहाँ पर अगर हम एटम्स का अरेंजमेंट देखें, तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, एट ईच कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। इसका मतलब एक तो कॉर्नर्स पे आपको दिख रहे हैं और एक क्या है, बॉडी के सेंटर में। अच्छा, कॉर्नर पे वो आप पता है आपको कितना होगा, 1/8 × 8 = 1। एज यूजुअल सिंपल में पढ़ा था, बॉडी सेंटर। अब आप समझिए कि इस पूरे रूम के सेंटर में मैंने एक बॉल रख दी है, सेंटर में मैंने एक बॉल हैंग कर दी है। तो अब आप बताइए कितनी यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगी, ओनली 1 को ना। अगर मैं इसकी चारों तरफ के रूम्स विंडोज़ बंद कर दूँ तो बाहर से देख भी नहीं पाएंगे इस बॉल को, कंट्रीब्यूट तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी सेंटर्ड होगी वो सिर्फ एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगी। कितनी को करेगी, 1। तो हम बॉडी सेंटर का लिख देंगे ओनली 1। और कितना है, 1 ही है, तो 1 × 1 = 1। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल में 1, FCC में 4 एंड BCC में 2। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हेडिंग डालिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। देखिए ये ध्यान रखिए कैसे होगा, एटम अरेंजमेंट कैसा होगा इसमें। एट ईच कॉर्नर प्लस एट 2 अपोजिट फेसेस। ध्यान रखिएगा, देखिए मैं बनाती हूँ। एट ईच कॉर्नर कॉर्नर पे तो हो गया। अब देखिए कोई भी अपोजिट फेस देख लो, ये दोनों ऊपर नीचे वाली, आमने सामने वाली, या ये आमने सामने वाली, कोई भी ले लो। ठीक है, मैं लेती हूँ ऊपर नीचे वाली। ये ऊपर का सेंटर और ये नीचे की फेस का सेंटर। समझ में आ रहा है। अब देखिए
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ईच कॉर्नर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 × 8 = 1 एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं। अब अपोजिट फेस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा जैसा फेस का किया था वैसा ही। एक फेस का जो सेंटर पे एटम वो अपना कितना कंट्रीब्यूट दे रही है, एक यूनिट सेल के लिए 1/2 समझा रखा है मैंने। तो हम क्या लिखेंगे, एक एटम अपना कंट्रीब्यूट देगी 1/2, लेकिन इधर फेस पे कितने हैं, उधर फेस सेंटर में तो 6 थे इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया था। इधर कितने 2 फेसेस की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 1 + 1 = 2। 1 आपका कॉर्नर का और 1 आपका फेस का, अपोजिट फेस का। क्लियर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्विक लिख देती हूँ। सिंपल में क्या होगा आपका 1, FCC में कितना होगा आपका 4, BCC में कितना होगा 2 और ECC में कितना होगा 2। क्लियर है। ये आपको याद रखना है, 1-2 बार आप लर्न करेंगे इजीली याद हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं है, बार बार लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। कि अगर आज का छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट था वो अगर समझ में आ जाता है तो आगे वाला पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, बस कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और एक नोटबुक डाल लीजिए जिसमें आप रेगुलर इनको लिख पाए। क्लियर है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। रेगुलर रहने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।